समझ नहीं आई है, मैं बे पे कैसे जाऊं, मैं जीम पे कैसे जाऊं, मैं दाल पे कैसे जाऊं। तो ये तो अलमिया है। इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा अदीब जो अपने वक्त का इतना बड़ा फनकार है, वो ये कह रहा है। तो हम लोग किस खेत की मूली है? हम लोग क्या कर रहे हैं? और 21वीं सदी जिसके तकाज़े अलग हैं, जिसके मामलात अलग हैं, आपको कदम कदम पर ठोकर लग रही है। आपने अदब को भी गले लगाना है, अपने समाज को भी गले लगाना है, अपने भाई की फरियाद को भी देखना है, अपनी सिसकती हुई बहन की आवाज़ को भी सुनना है, और तब अदब तख्लीक करना है। आप मुझे बताओ, इमाम अली नकवी जिसने बसात के नाम से नावल लिखा, उसने कश्मीर की तस्वीर कशी की और कश्मीर के बारे में लिखा, लेकिन वो भी तमाम मनाजिर से निकल गया और मनाजिर ही पे बात करता चला गया। रियाज साहब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उर्दू अफसाने पर बात, वो मुझे अभी जहन में नहीं है, शालीमार के कुछ नाम से उनकी वो तहरीर आई थी, उसकी यहाँ के हालात पे उसने नजर डाली, लिखा। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा सहाफी जो है वो दम तोड़ देता है और हम लोग सारे जितने भी हैं सर जोड़ कर ये बैठते हैं, कत्ल किसने किया, कत्ल कहाँ हुआ, कत्ल किस वजह से हुआ, कत्ल किस तरह से हुआ, और वो बात जो है वो पर्दा इक्फा में ही रहती है। यही तो अदब है। अदब वो है जो अपने समाज की बात करे, अदब वो है जो अपने आसपास की बात करे, अदब वो है जो अपने गिरदोनमा की बात करे। वो अदब नहीं है, इन चीजों से ऊपर है। ये अलग बात है, हम लोग अपनी सहूलत के एतबार से जामियात में उसकी सनाप्सिस बना देते हैं और उसको एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसको एक सांचे में डाल देते हैं। लेकिन बात सवालों की है, बात इंसान के सवाल के जवाब की तलाश होगी, और आप चाहेंगे कि मैं सवाल का जवाब तलाश करूं, लेकिन हम लोग सवाली ही नहीं बनते हैं, हम लोग सवाल की जुर्रत ही नहीं करते हैं। हमने उनको नूर साहब से हाथ मिलाया था, हमने खालिद साहब को देखा था, बशीर चराग को देखा था, बैशी सईद को देखा था, हमने परवेज साहब को देखा था, हमने इन सारे लोगों को देखा था। आप लोग बशीर और डॉक्टर रियाज तावेजी साहब जो मेरे करीबी दोस्तों में है या अजीज़ों में है, उन दोनों को मुबारकबाद। और इसके अलावा जो ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके रूही रवान गुलाम नबी कुमार साहब और मोहम्मद इकबाल लोन साहब और उनकी टीम को भी मेरी तरफ मुबारक। मैंने कुछ चंद जुमले लिखे हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इक्कीसवीं सदी में उर्दू अदब एक निहायती जन है। एहसास और शऊर की लकीरें उभरती नज़र आ रही हैं। क्या हम वाकई झूठ को सच और सच को झूठ बोलने की तदबीरों से दूर हो चुके हैं? ये बात मेरी तरह आपने भी सुनी या पढ़ी होगी कि हर अहद का नुमाइंदा अदब अपने अहद के नुमाइंदा रुझानात और मसाइल से पहचाना जाता है। इस पहचान से अदब, अदीब और माशरे के अंदरूनी रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि 21वीं सदी में उर्दू अदब को हम क्या दे सकते हैं। 21वीं सदी के फ़नकार और कलमकार अपनी तख्लीक़ात को ज़रिया बनाकर इल्मी और अदबी ख़जाने को कैसे मालामाल कर सकते हैं। उर्दू ज़बान व अदब का दायरा बहुत वसी है, बहुत गहरा है। ये सारी बातों का तज़किरा किया ही जा सकता है, खुल कर और गुफ्तगू हो सकती है, बहस मुबाहसे से रोशन पहलुओं की अक्कासी हो सकती है, मनफी पहलू भी सामने आ सकते हैं। इन मनफी पहलुओं को मुस्बत पहलुओं में बदलने के लिए बातचीत हो सकती है। मैं कहता हूँ कि नाराबाजी का दौर
रुखसत हो चुका है। इंसानी जिंदगी का आला मकसद और पुरमानी पैगाम सामने उभर कर आ चुका है। जिस अदब से हमारे ज़ौक़ व शौक़ में बेदारी का जज्बा जाग उठे, ज़हनी सुकून मिले, हमारी सोचों में कुव्वत व हरारत उभर कर आए, जिस अदब में तफक्कुर हो, इल्मियत हो, आज़ादी का जज्बा हो, आज़ाद कलम की अज़मत का एहसास हो, ज़िंदगी की तलख व शीरीन हकीकतों की रोशनी हो, हुस्न व मोहब्बत की राह हमवार हो, वही अदब मेरी नज़र में 21वीं सदी का उर्दू अदब कहलाने का हकदार है। मुझे यहाँ अपने और आपके दरमियान उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले कितने ही आलिम, मुफक्किर, दानिश्वर उर्दू पढ़ने और पढ़ाने वाले नज़र आ रहे हैं, जो आज के इस मौजू के ताल्लुक़ से हमारी बेहतर रहनुमाई और रहबरी कर सकते हैं। अशरफ आसारी, मुज़फ़्फ़र ईरज और ज़रूर त्रम्बू की कोशिशों से इंशाअल्लाह ये ज़ख़ीम शुमारा हमारी 50 साला अदबी तारीख़ का एक अहम हिस्सा बनकर कुछ ही दिनों में आपके हाथों में होगा। मैं अपनी मुख्तसर बात को मुख्तसर करते हुए आप सब का आज की इस पुरवकार महफिल में शिरकत के लिए दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और इस सेमिनार की कामयाबी के लिए भी दुआ गो हूँ। और एक बार फिर नौजवान कलमकारों गुलाम नबी कुमार, मोहम्मद इकबाल लोन और उसकी टीम को इस सेमिनार के इन्हकाद के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम हुआ, शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर एक तश्कील नौशुदा अदबी तंजीम है, जिसका क़याम इस नीयत और गरज से किया गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर में खुसूसन नई नस्ल में इल्मी और अदबी माहौल परवान चढ़ाने में ख़ासकर उर्दू ज़बानों की बात नहीं है कि इस सेमिनार में बिलखुसूस इस नशस्त में जो भी खूबियाँ और अच्छाइयाँ रही हैं वो सब आप जैसे दानिश्वरों, अदब नवाज़ों और उर्दू दोस्तों की वजह से है, और इसमें जो कोताहियाँ और खामियाँ रही हैं वो हमारी वजह से है। चूँकि मुझे हुक्म हुआ है कि इज़हारी तशक्कुर की रस्म अदा की जाए, मेरा ख्याल है ये कठिन काम है, क्योंकि अगर गैर दानिस्ता तौर पर भी किसी साहब का नाम रह जाए तो नाराज़गी का मामला बन जाता है। बहरहाल हुक्म है, इसकी तामील की जाए। इस हवाले से मैं सबसे पहले उस शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा जिनकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से इस सेमिनार का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ। वो हैं जनाब वहशी सईद साहब। हम उनकी कलब से उनके शुक्रगुजार हैं। सेमिनार के तई उनके हौसला अफजा सदारती कलिमात यकीनन किसी बेशबहा दौलत से कम नहीं। साथ ही हम इदारा नगीरा इंटरनेशनल के दीरीन रुकन और जम्मू कश्मीर के सफ़ी अवल के अफसर निगार किबला नूर शाह साहब के शुक्रगुजार है, जिनके ताउन की वजह से यह काम मुमकिन हो सका। मैं दिल्ली से तशरीफ़ आवर हुए असातिज़ा उस्ताद जनाब मुश्ताक आलम कादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी तबसरा किया और नहायत ही दिलचस्प अंदाज में इस नशस्त का अहाता किया। मैं रियासत जम्मू कश्मीर की उर्दू तनकीद के हवाले से मरकजी आवाज़ और जामिया कश्मीर का हिस्सा बने और अपनी पुरमगज़ तकरीर में इस नशस्त में पेश किए गए तमाम मकालात का जामिया अंदाज में महकमा किया। मैं मारूफ ब्रॉडकास्टर और कई किताबों के खालिद जनाब सतीश अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने तफसील से रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। मैं चिराग फाउंडेशन के सरपरस्त जनाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी मौजूदगी से इस महफिल की जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस महफिल की रौनक बख्शी। मैं बैरूनी कश्मीर साहब का है, मैं जनाब गुलाम नबी कुमार साहब, जनाब मोहम्मद इकबाल लोन साहब, जनाब मंजूर अहमद कुमार साहब और जनाब खालिद हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से जनाब वहशी सईद साहब को ये एजाज़ पेश करें। जनाब गुलाम नबी कुमार साहब, जनाब इकबाल लोन साहब, जनाब मंसूर अहमद कुमार साहब और खालिद हुसैन साहब, प्रोफेसर मुश्ताक साहब जी, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कादरी साहब, सभी से गुजारिश है कि वो मेरे इस एजाज़ से नवाजें। जनाब वहशी सईद साहब उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हाज़रीन से सभी से गुजारिश है कि वो तालीम लगाएं और
था लेकिन वो यहाँ पहुँच नहीं सके, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था। अगर वो यहाँ उर्दू अदब के मारूफ शायर जनाब फारूक मुश्किल साहब को पेश किया जा रहा है। सभी नागरिकों से गुजारिश है कि वो तालियां लगाएं और तालियों की आवाज नहीं आ रही है। अपनी हाजिरी का सबूत दें। सभी से गुजारिश है, जनाब फारूक मुश्किल साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब फारूक मुश्किल जनाब डॉक्टर मुश्ताक कालू काजी साहब उर्दू अदब में किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं और महीउद्दीन जोर साहब पेश करेंगे। डॉक्टर नसीम अख्तर जनाब रफीक मसूदी साहब को ये अवार्ड पेश किया जा रहा है और उनके नुमाइंदे परवेज मामूद। डॉक्टर रफीक मसूदी साहब किसी हादसे का शिकार हुए और वे इस प्रोग्राम में नहीं आ सके। फराज साहब उर्दू के शायर हैं, उर्दू और कश्मीरी के शायर हैं, उनको ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेरी सामीन की तरफ से ये शॉट पेश कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ आपको, गुलाम नबी कुमार साहब नई नस्ल के आ जाइए वहाँ। जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जब भी बोलते हैं तो बहुत। और हम ऐवान सदारत में दावत देते हैं डॉक्टर नसीम अख्तर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर शब उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद श्रीनगर कैंपस। मकालात पढ़ने से पहले यहाँ पे जो 2 किताबों का भी रस्म रोनुमाई हुआ है, रस्म इजरा हुआ है, तो उन 2 किताबों गुलदस्ते पेश करने के लिए हम बुला रहे हैं हमारे प्रोग्राम के सेमिनार के रूह-ए-रवां गुलाम नबी कुमार साहब को। हम गुलाम नबी साहब को बुला रहे हैं गुलदस्ता पेश करेंगे राशिद अजीज साहब को। डॉक्टर राशिद अजीज साहब गुलदस्ता ले रहे हैं। यहाँ से डॉक्टर साहब इस पे तबसरा पेश करेंगे डॉक्टर बशारत अहमद खान। ऐवान सदारत और मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तसनीफ मुआसर उर्दू अफसाना तफहीम व तज़िया जिल्द अव्वल, मुसन्निफ डॉक्टर रियाज तौहीदी, नौइयत फिक्शन तनकीद, पब्लिशर एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
मुआसर उर्दू अफसाना तफ़हीम तज़िया डॉक्टर रियाज तौहीदी की ताज़ा तनकीदी तसनीफ़ है जो रवां साल जून के महीने में शाया होकर आई है। इससे पहले तहकीक व तनकीद और फिक्शन के ताल्लुक से डॉक्टर साहिब की हस्ब तरतीब 4 किताबें जहानी इकबाल 2010, काले पेड़ों का जंगल 2011, डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम बहसत इकबाल शनास 2013। इसका दूसरा एडिशन हाल ही में अक्स पब्लिकेशन पाकिस्तान से शाया हुआ है और काले देवों का साया 2015 शाया होकर मंज़िर आम पर आ चुकी है। पेश नज़र किताब मुआसर उर्दू अफसाना तफ़हीम तज़िया के नाम से ही ज़ाहिर है, ये उर्दू अफसाने के असरी मंजरनामे को मौज़ूए गुफ्तगू बनाने की अक्कासी करती है और जब कारी किताब का मुताला करता है तो शामिल किताब मज़ामीन और तज़ियों से पता चलता है कि वाकई किताब में न सिर्फ और फिक्शन तनकीद पर भी बसीरत अफरोज़ रोशनी डाली गई है, जिससे बहुत हद तक उर्दू अफसाने के इर्तिकाई मराहिल और अफसाना निगारी के फनी लवाजिमात और तनकीदी तरीक़ेकार का फिक्र भी बेशतर अहबाब मुआसिर अफसाने के बरक्स सिर्फ पुराने अफसानों या अफसाना निगारों को ही ज़ेर मुताला रखते हैं, जिसमें अगरचि कुछ ज़्यादा कबाहत नहीं है, लेकिन इस तरह से एक तो मुआसिर अफसाने अदब को तनकीद व तज़िया और तहकीकी नुक्ते निगाह से ज़ेर मुताला नहीं लाएंगे तो फिर कौन इस काम को अंजाम देगा। मज़कूरा बाला ख़यालात के सुमैया बशीर की जो किताब शाया हुई है ज़ौक़ी की अदबी खिदमत, तो उस पर मैंने खुद ही तबसरा तहरीर किया है, उसको मैं खुद ही पेश कर रही हूँ। अक्ल व फ़िक्र कलम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और कलम ही ज़मीर के लिए ज़ुबान का काम करता है। इससे तहरीर वजूद में आती है और इल्म व मारिफत कलम ही पर कायम है। किताबें तबसरे को जिला बख्शती हैं, तन्हाई में उन्स फराहम करती हैं और उनसे परेशानी ज़ाइल और जुल्मत के बादल छट जाते हैं। कुतुब बीनी अक्लमंदों की आदत और ज़हीन लोगों की फितरत है। सबसे लिखारी अदीब और दाना होने का सबूत देते हुए मसलहत का ख्याल रखते हैं। इनके अहदाफ मुस्बत होते हैं। वो खैर ख्वाही चाहते हुए भी पानी पर भी तहरीर करने की सलाहियत रखते हैं। उन्हीं की तरह सुमैया बशीर ने भी अपनी सलाहियत को बरकार लाते हुए अदब की आबियारी करने की भरपूर कोशिश की। यूँ तो सुमैया बशीर ने बहुत से मज़ामीन लिखे हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुल्क के मुख्तलिफ़ रसाइल व जराइद में शाया होते रहे हैं, लेकिन ज़ौक़ी की अदबी कायनात नावल नीलामघर और ज़िबा के हवाले से उनकी पहली शाया होने वाली किताब है, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की 2 नावलों नीलामघर और ज़िबा का नहायत ही बारीक बीनी से मुताला करके उनका तनकीदी जायज़ा पेश किया है। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी एक हमजहत शख्सियत के मालिक है और ज़ाहिर है कि हर तख्लीकार की पहचान उसकी तख्लीकियात से ही होती है। यूँ तो मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने बहुत से नावल लिखे जिनमें नीलामघर और ज़िबा उनके अहम नावलों में शुमार किए जाते हैं। इन दोनों नावलों में समाज में पल रही बुराइयों की अक्कासी बेहतरीन अंदाज में की गई है। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है। इस अम्र के लिए सुमैया बशीर मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी पर लिखी हुई ये किताब अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। सुमैया बशीर ने इस किताब को 4 अब्वाब में मुनक़स्म किया। पहले बाब में उन्होंने मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मुख्तसर तारुफ़ पेश किया, आलम ज़ौक़ी की नावलनिगारी ज़िबा के हवाले से पेश किया। अल-मुख्तसर ये इल्मी व अदबी कारनामा सुमैया बशीर की अदबी काविश और जहद का ही नतीजा है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये किताब अहम, दिलचस्प और मालूमाती है। इस किताब की ज़ुबान नहायत ही साफ, सादा, पुरअसर और आम फहम है, जिसे तमाम कारी बआसानी पढ़ सकते हैं। इस किताब की अहमियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि उसे आसानी से कम वक्त में पढ़ा जा सकता है। ये किताब पहली बात इस सेमिनार के हवाले से यह है कि ये अपनी नौयत का पहला सेमिनार है जिसमें बकौल सलमान खान के हम बासी चेहरे नहीं देखते हैं। यहाँ वो बातें भी नहीं हो रही हैं जैसे क्या बातें आम सेमिनार में यहाँ हो रही है। उर्दू बेगम अख्तरी की ज़बान है। क्या उर्दू में हमारे बाद भी किसी ने कोई किताब लिखी है? क्या आजकल सब्र जैसे रिसाले आज निकलते हैं?
जबकि आज उर्दू लश्करी उर्दू मौला नहीं बल्कि एक आलमगीर ज़बान है, जैसा कि मैंने अपने एक मजमून में वाज़ह किया है जो कि 10 बार शाया हो चुका है। यहाँ इस सेमिनार में उर्दू पढ़ने, जानने और लिखने वाले लोग बैठे हैं। मैं उर्दू न अपने बुज़ुर्गों के लिए लिखता हूँ, न अपने स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए, न अपने साथियों के लिए लिखता हूँ, बल्कि मैं उर्दू गुलाम नबी कुमार जैसे रिसर्च स्कॉलर हूँ या तशरीफ़ फरमा नौजवान कलमकार हूँ। अपने अजीज़ तलबा नौनिहालों के लिए मैं उर्दू लिखता हूँ, उर्दू पढ़ता हूँ। अब जहाँ तक कि मेरे टॉपिक का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त आगाज़ता हाल के उन्वान से अनकरीब मेरी एक तस्नीफ रिप्यूटेड पब्लिशर से शाया हो रही है। रियासत में उर्दू के हवाले से आज तक जो भी हमारे कलमकारों ने लिखा है, आगे नहीं आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ब्रिज प्रेमी को छूने की कोशिश की। ठीक यही हाल हमारी सहाफ़त पर लिखी गुलशन कश्मीर 4 जल्दें हाल ही में एक किताब डिस्कवर की है, शाया की है, जिसको डिस्कवर किया है सईद हुसैन माजिद साहब ने। अब जहाँ तक इस सहाफ़त पर हम बात करेंगे, चूंकि ये एक रोज़ा सेमिनार है, यहाँ मैं किस पहलू पर बात करूंगा वो मेरे लिए बड़ा मसला है। यहाँ के अखबारात की शुरुआत एक तरफ लाहौर से, दूसरी तरफ लखनऊ से, इसके बाद फोक खस्ता रणवीर सामीन में तशरीफ़ फरमा हजरात से, खूबसूरत ख़वातीन और हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि वो बराए करम खामोशी इख्तियार करें और सुनते जाएं आराम से, वाक़े अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर राफिया वली, डॉक्टर बीबी और सफ़े सामीन में बैठे अजीज़ दोस्त नीलोफर नाज़ नहवी और हमारे उस्ताद और मुरब्बी और मकबूल फ़ैरोज़ी साहब, और भी कई नाम हैं जो डॉक्टर अल्ताफ़ अंजुम साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगी। मेरे मकाले का उन्वान है रियासत जम्मू कश्मीर की उर्दू ख़वातीन फ़िक्शन निगार। ख़वातीन जी, चूँकि सतीश फमिल साहब यहाँ कह कर गए कि अदब को ज़ुमरों में नहीं बांटा जा सकता, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी ज़ुमरों में बांटने की। अगर अदब के साथ, अगर सिन्फ़ों के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता जाता, इंसाफ बरता जाता, तो कभी अदब को ज़ुमरों में तकसीम नहीं किया जा सकता था। रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन उर्दू अदब के लिए हमेशा साजगार रही है। कुदरत ने जहाँ रियासत को मलकूती हुस्न अता किया है, वहीं इसका एक हुस्न भी है। शायद ज़िंदगी की ताबीर यही हुस्न और हुस्न ही है जो एक हसास, बाशूर और बाज़ौक़ इंसान के लिए तख्लीक का सामान मैसर करती है। इस खित्ते की खूबी ये भी है कि यहाँ के बाज़ौक़ अवाम जिस तरह कश्मीरी ज़बान और अदब से वाबस्ता है, उसी तरह का जज्बाती लगाव उनको उर्दू ज़बान और अदब से भी है। 19वीं सदी में उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान होने का शर्फ भी हासिल कर चुकी है। उर्दू फिक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके इब्तिदाई नफूश रियासत में मोहम्मद इनफाक के नावल नुमा किस्सों में नज़र आते हैं। इनके साथ साथ तीरथ कश्मीरी, विश्वनाथ और गंगाधर भट्ट का नाम भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। बाकायदा फिक्शन का आगाज़ प्रेमनाथ परदेसी और प्रेमनाथ धर के हाथों हुआ। इनके साथ साथ कुदरतुल्लाह शहाब, सोमनाथ जिंदशी, साहिबजादा उमर, अली मोहम्मद लोन, पुष्करनाथ, हामिदी कश्मीरी, खालिद हुसैन, नूर शाह, ब्रिज कन्हैया लाल, रामेश कौल, सामीन, इतने नाम आपने सुने, क्या किसी खातून का नाम सुना? अब ये वो दौर है, रामेश कौल ने एक जरी दौर का आगाज के लिए मर्द असास माशरे में जिस तरह की राह हमार की जाती रही है, उनके इब्तिदाई नावल नुमा किस्सों को जिस तरह सराहा जाता है, इससे ख़वातीन फिक्शन नगारों की एक भरपूर खेप न सिर्फ उभर कर आती बल्कि नसाई अदब के लिए राहें भी हमार करती नजर आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस दौर की खातून खामोश है, एक सन्नाटा है जो ख़वातीन फिक्शन के हवाले से हमारे यहाँ मौजूद है। इस खला का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी की किताब में भी कोई खातून शामिल नहीं है। इनके बुजुर्ग हजरात से मेरी बात हुई, शबनम साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ, शबनम खलील साहब, तारिक शबनम साहब की तवज्जो चाहती हूँ। कई बुजुर्ग हजरात से मेरी बात भी हुई जिनका कहना था खवातीन लिखती थी, छपती थी, लेकिन फिर गायब हो। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ ये सवाल भी ज़हन में उभरता है कि कुछ और भी वजूहात रही होंगी। मसलन हमारे यहाँ हमारे औरतों की 3 जरूरियात, रोटी, कपड़ा, मकान ही अहम गर्दानी जाती है। खवातीन ज़हनी और रूहानी ज़रूरतों की हकदार बिल्कुल नहीं समझी जाती थी, हमारे हर और घरदारी के लिए ही मौजूद समझी जाती थी। चार दीवारी में महबूस
اس عورت کی فکر پر بھی قدغن تھی. پھر ازدواجی زندگی میں اس کی انتہائی قسم کی مصروفیات اس کے ہاتھ سے قلم کاغذ چھین کر تاکہ نظام پر سجا دیتے تھے. اپنا ایک مختصر مقالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو مقالہ پہلے لکھا تھا وہ کچھ ذرا 18 منٹ کا تھا. حکم آیا کہ 10 منٹ کے اندر اندر ہونا چاہیے کام، تو پھر کانٹ چھانٹ کرنی پڑی. کیسا ہے یہ آپ ہی بتا دیں گے، لیکن آپ لوگوں کا ذائقہ بدلنے کے لیے، کیونکہ میں مردوں اور عورتوں کی لڑائی کو ابھی پاجتل رکھیں گے، تو کچھ شاعر، کچھ لوگ، کچھ ادیب، کچھ انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق نہ 19ویں صدی سے ہے نہ 21ویں صدی سے ہے. 22ویں صدی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہے گا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک شعر عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیے، نہ ٹیلی ویژن تھا ان دنوں، نہ دوربین تھی، نہ ریڈیو تھا، نہ اپولو تھا، نہ انسیٹ 1A 1B، نہ یہ کیمرہ تھے، نہ یہ 2G 3G 4G، کیا جی، کوئی جی نہیں تھا. تو یہ مائک تو ان کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں. ہاں، یہ بھی نہیں تھا. ایک شوریست کہ در دور کمر می بینم، ہمیں آفاق را پر از فتنہ و شر می بینم. ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ کیا شور ہے جو میں چاند کے ارد گرد دیکھ رہا ہوں، اور ہمیں آفاق را، پوری فضا، اس کو پر از فتنہ و شر می بینم، اس میں فتنہ و فساد دیکھ رہا ہوں. یہ شہنشاہ غزل حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے. یعنی یہ دیکھیے، ابھی جو چیز بنی نہیں تھی وہ دیکھ چکا. دیکھا، ہمارا کوئی تجربہ ہے، کوئی مشاہدہ ہے، تب جا کر اس کو ہم تخیل کی وادی میں لاتے ہیں، تخیل میں لاتے ہیں یا لاشعور کا حصہ بناتے ہیں، اور لاشعور کا حصہ بنانے کے بعد تب جا کر تخیل کی شروعات ہوتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ تخیل سے پہلے مطالعہ کائنات کو رکھنا چاہیے تھا. اور جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ کہا کہ یہ 3-4 چیزیں جو 3-4 بنیادی عناصر ہیں جس کے ارد گرد کشمیری افسانہ گردش کرتا رہتا ہے، اس کے تعلق سے ایک پیراگراف یہ ہے کہ کشمیر کے افسانوں کی انفرادیت بھی ہو سکتی ہے اور کوتاہی بھی، جس کی وجہ سے وہ افسانوں کے مین اسٹریم میں جگہ نہیں پا پاتے ہیں. یہاں کے افسانوں میں رشک بری کا تصور، مزاحمت، خوف اور شہر آشروب کے رویے بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. از اول تا ایدم یہی تمام تر تصورات نظر آتے ہیں. کوتاہی کے تناظر میں یہاں کے افسانوں کے بارے میں یہ رائے قائم کی جائے گی کہ یہاں موضوعاتی تنوع کا انتہائی تکلیف دہ رویہ ہے کہ سب کے سب افسانہ نگار ایک ہی محور پر گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے چند خصوصیات تصور توسیع پسند نگاہ سے دیکھیں تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں کہ کشمیری افسانہ نگار کمال کے فنکار ہوتے ہیں کہ مذکورہ چند خصوصیات میں ہی اتنی رنگ آمیزی کرتے ہیں اور تخیلات کا سہارا لیتے ہیں، اور ایک ہی موضوع کے ارد گرد نئے خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں. تو ایک طرف یہی چیز محدود دائرے میں دیکھیں تو ان کی خصوصیات اور انہی خصوصیات کے ارد گرد جانا اور اس ارد گرد رہتے ہوئے نئے افسانے تیار کرنا، کل ملا کر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی انفرادیت بھی ہے. انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے مقالے کا عنوان ہے 21ویں صدی کے اردو افسانے کا موضوعاتی مطالعہ نمائندہ افسانوں کے خصوصی حوالے سے. میں مختصراً پیش کرتا ہوں. 21ویں صدی اردو افسانے کی نئی صدی کہلاتی ہے. اس صدی میں سیاسی ناآہنگی، اقتصادی میں عدم توازن، محنت کش اور دبا کچلا طبقہ، پسماندگی، ایک صحت مند معاشرے کا خواب، پسماندہ طبقے کی غلامی، بگڑتے ہوئے معاشرہ اور گرتی ہوئی اخلاقی تہذیب، دہشت گردی کا بڑھتا ہوا زور، فرقہ واریت، بے روزگاری، رشوت خوری وغیرہ ایسے مسائل و معاملات ہیں جو آج ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلے کر رہے ہیں. ان مسائل کے سبب
इंसानी ज़िंदगी जिन सदमों से दो चार है 21वीं सदी का अफसाना उसी को अपना मौजू बना रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर ज़ैबुन निसा अपने एक मजमून नए अफसानों के मौज़ूआत में लिखते हैं कि कोट नए अफसानों के मौज़ूआत का कैनवस यूँ तो बहुत वसी है, लेकिन मौजूदा दौर में जिन मौज़ूआत पर बतौर ख़ास अफसाने तहरीर किए जा रहे हैं उनमें